नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आपके सामने आज मैं बहुत ही समय हो गया एक लॉन्ग वीडियो बनाए हुए, लेकिन आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार सी वीडियो लेकर आया हूं और उसका टॉपिक है हमारे पास आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया गया है। टॉपिक का नाम है 8वां वेतन आयोग, यानी कि 8th पे कमीशन। इसका मतलब है इससे पहले हमें 7 पे कमीशन ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिनके बारे में मैंने छोटी सी डिटेल आपके सामने लिख दी है। दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, 8th जो पे कमीशन है उसकी सरकार ने घोषणा कर दी है, लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि सरकार उसमें कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी करेगी। फिलहाल मैंने एक संभावित सी एक अनुमान मैंने अपने तरफ से रख दिया है, 20% का संभावित। ये तो जितना भी होगा वो कैलकुलेशन के माध्यम से आप अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसे कैलकुलेट करेंगे कैसे, बस आपको वो समझना है आज इस वीडियो में, जो मैं कोशिश करूंगा बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो हमारी वीडियो हो ही चुके हैं, लेकिन चलिए और धमाकेदार शुरुआत करते हैं। 8वें वेतन आयोग। जो वेतन आयोग लगते हैं दोस्तों, वो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर लगते हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी होती है वो किस तरीके से उसमें बढ़ोतरी होगी, उस बढ़ोतरी के लिए सरकार लगभग हर 10 साल बाद वेतन आयोग की घोषणा करती है। इस वर्ष भी, ठीक है, जो कि जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर लगेगी, उसकी घोषणा सरकार ने 16 जनवरी 2025 को कर दी है। अब उसके बारे में कमेटी गठित हुई है। वो कमेटी इस चीजों को एनालिसिस करेगी और एनालिसिस करने के बाद ये देखेगी कि सीपीसीजी यानी कि सेंट्रल जो पे कमीशन है उसका प्रतिशत कितना रखा जाए। ठीक है दोस्तों, वो तो जो भी होगा वो कैलकुलेशन में निकलेगा, लेकिन आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो पे कमीशन में हमारी सैलरी में बढ़ोतरी होती है उसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं, एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेतन हमें मिलता किस तरीके से है, कि जो हमें वेतन मिलता है उसमें क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारी बेसिक पे होती है। हर एक लेवल पर, जिस लेवल पर कर्मचारी होते हैं, चाहे वो ग्रेड ए का हो, बी का हो, सी का हो, डी का हो, किसी भी स्टेज पर जो कर्मचारी होते हैं उन सबकी एक बेसिक पे होती है, जहां से उनकी शुरुआत होती है। फिर वो बेसिक पे हर वर्ष बढ़ती जाती है इंक्रीमेंट लगने के माध्यम से। लेकिन जब शुरुआत होती है तो उसमें एक बेसिक पे, एक हमारा डीए यानी कि महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस, और एक होता है एचआरए, हाउस रेंटल अलाउंस। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ विभागों में अलग से भी अलाउंसेस मिलते हैं, वो विभाग पर डिपेंड करता है। लेकिन जो नॉर्मल वे में हमारा वेतन बनता है उसके लिए सरकार 3 चीजों को निर्धारित करती है, बेसिक पे, डीए और एचआरए। फिलहाल जो हमारा एचआरए चल रहा है एट प्रेजेंट वो है 53%, यानी कि 53% पर हमारा डीए फिलहाल की स्थिति में चल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी भी एक भूमिका रहेगी हमारे 8th पे कमीशन में, इसलिए बताना जरूरी था, क्योंकि ये जो डीए होता है ये भी हर 6 महीने बाद बढ़ता रहता है। वो कितना बढ़ता है वो सरकार का अपना फॉर्मूला है। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है 8th पे कमीशन में जो हमारे वेतन में वृद्धि होगी उसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं उस फॉर्मूले पर। उस फॉर्मूले का नाम है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूला कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में बोलेंगे एफ। जब हमारी सैलरी का निर्धारण होगा तो उस निर्धारण में इस फॉर्मूले का अहम भूमिका होगा फिटमेंट फैक्टर। ये निकलता कैसे है बस आपको ये समझना है। अगर आपने समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि हमारा वेतन जनवरी 2026 में कितना होगा और किस तरीके से उसमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं बिना आपके समय को बर्बाद किए कि फिटमेंट फैक्टर आप निकालेंगे कैसे। इसका निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप सबसे पहले देखेंगे पे प्लस उस स्थिति में जनवरी 2026 से पहले जो हमारी लास्ट डेट होगी वो होगी 31 दिसंबर 2025। उस डेट में हमारा डीए कितना सरकार ने किया था एट लास्ट, उस डीए को मैं मान लेता हूं। फिलहाल हमारा जो डीए है वो लगभग क्या है ही 53%। हम मान लेते हैं कि अब जनवरी 2025 में जो डीए की बढ़ोतरी होगी लगभग मान लेते हैं 3%, और उसके बाद जुलाई 2025 में जो बढ़ोतरी होगी वो मान लेते हैं लगभग 4%। तो कुल मिलाकर मेरे दोस्तों हो जाएगा 53 और 3 56 और 4 60% लगभग मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली।
कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। वैसे 59 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 60 में कैलकुलेशन थोड़ी समझने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने लगभग मान लिया है कि जो डीए 31 दिसंबर 2025 में होगा वो लगभग हमने मान लिया 60%। ठीक है दोस्तों। तो जब हम अपना फिटमेंट फॉर्मूला लगाएंगे, फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे, तो उसमें हमारा क्या होता है, पे प्लस जो भी हमारा डीए उस स्थिति में है उसका हम 1% लेंगे। कितना परसेंट? 1%। जो भी आएगा इन दोनों को ऐड कर लेंगे। हम अपना जो पे है वो लेके चलते हैं 1 से। किससे लेके चलेंगे? 1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। प्लस अगर आप 60% का 1% लेंगे तो वो होगा, देखिए 60/100, ये आपका हो गया इसका 1%। 60 को डिवाइड करेंगे आप 100 से, तो 1 प्लस 0.0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.6 ही आ गया आपके पास, 1.6। ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ये जो 1.6 निकला है, इस 1.6 का हम उतना ही परसेंट निकालेंगे जितना सरकार ने हमारा सीपीसी निर्धारित किया है। वो कितना होगा ये तो अभी निश्चित होगा, जब कमेटी गठित हो जाएगी तो वो क्या निश्चित करेगी, लेकिन मैंने संभावित मान लिया कि 20% सरकार ने निर्धारित कर दिया है। जितना भी होगा आप उसके अनुसार निकालेंगे। तो 1.6 का आप अगर 20% निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 पंजे 10, और 1.6/5 5 से डिवाइड करेंगे आप इसे, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 0.32 आ गया। ये जो आपने 0.32 निकाला है, ये है संभावित सीपीसी। ये कितना परसेंट होगा आप उतना निकालेंगे, और निकालने के बाद आपको वापस इसे यहीं पर ऐड करना पड़ेगा। अगर आप 1.6 में 0.32 को ऐड करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 2, 9 और 0.1। ये आया जी आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92। यही वो संख्या है जिस संख्या से आपको मल्टीप्लाई करनी है अपने बेसिक पे में, जो बेसिक पे आपका 31 दिसंबर 2025 को होगा। क्योंकि जो आपको पे कमीशन का लाभ मिलना शुरू होगा वो 1 जनवरी 2026 से होगा। तो इसका मतलब जो आपका लास्ट बेसिक पे होगा, उस बेसिक पे में आप 1.92, जिसे हम कह रहे हैं फिटमेंट फैक्टर, इस फिटमेंट फैक्टर से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आपको मिलेगा वही दोस्तों होगी आपकी 1 जनवरी 2026 को बेसिक पे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं समझने के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं समझने के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा रफ किया है। अब हम जिस फिटमेंट फैक्टर को निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू आई है 1.92। यह है हमारा फिटमेंट फैक्टर, फॉर्मूला भी कह सकते हैं, यानी कि FFF नाम इसका रख देंगे हम। अब इसकी मल्टीप्लाई आप अपने बेसिक में करेंगे। ठीक है, मैं आपको हर एक स्टेज पर बताऊंगा कि किस स्टेज पर बेसिक पे इतना है और उसकी सैलरी 8th पे कमीशन में कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। जैसे किसी भी कर्मचारी की जो बेसिक पे है फिलहाल है 18,000। ठीक है दोस्तों, तो आपको 18,000 में 1.92 की मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप 18,000 में 1.92 की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो वो हो जाएगा 34,560। ठीक है, देखते रहना दोस्तों, जिसकी जितनी भी बेसिक पे होगी उस बेसिक पे की नई बेसिक पे आपकी कितनी बनेगी उसे आप चेक कर लेंगे। 18,000 जितनी भी बेसिक पे होगी इसमें आपको 1.92 की मल्टीप्लाई करनी है। सिर्फ 18,000 वालों की बेसिक पे हो जाएगी 34,560। अगर 35,400 बेसिक पे हमारा है इस स्थिति में, तो आप इसमें 1.92 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बेसिक पे हो जाएगा मेरे दोस्तों 67,968 रुपए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझते जाइएगा, मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। अब इसके बाद हम चलेंगे, अगर हमारा बेसिक पे होगा 44,900 रुपए, तो आप इसमें 1.92 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों छलांग मारेगा और हो जाएगा 86,208 रुपए।
धीरे धीरे आप अपनी बेसिक पे को समझते जाएंगे, उसमें 1.2 की मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपको रिजल्ट में जो मिलेगा वो आपकी नई बेसिक पे होगी दोस्तों। 80,700 वाले कर्मचारी की जो बेसिक पे वो हो जाएगी 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगी 1,54,944 रुपए। इसमें कोई ज्यादा बड़ा झंझट नहीं है, आपको सिर्फ अपनी बेसिक पे देखनी है, उस बेसिक पे में 1.92 से मल्टीप्लाई कर देनी है और जो भी नंबर आएगा दोस्तों वही हो गया आपकी नई बेसिक पे। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपकी नई बेसिक पे होगी यानी कि 8th पे कमीशन के तहत जो नई बेसिक पे आपकी बनेगी, उस बेसिक पे के बाद जो आपका डीए है जहां भी वो खत्म हुआ है 60% से सीधा 0% पाएगा, यानी कि आपको डीए की नई शुरुआत मिलेगी। डीए 0% हो जाएगा, आपकी पहली सैलरी होगी ये। तो पहले 6 महीने आपको यही सैलरी मिलने वाली है, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद आपके डीए में बढ़ोतरी होगी। वो सरकार कितनी करेगी 0 से, वो आपको लगभग 3 या 4 जो भी होगी वो फिर नई सैलरी आपको देते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक छोटा सा और चीज आपको बताना चाह रहा हूं, वो है 7th पे जो आपका चल रहा है। 7th पे कमीशन में जो आपको फिटमेंट फैक्टर मिला था एफ, वो था मेरे दोस्तों 2.57। ठीक है, अब कुछ लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जब फिटमेंट फैक्टर पहले ज्यादा था तो अब की बार कम क्यों हो रहा है ना। मैंने आपको बताया फिटमेंट फैक्टर कितना है 1.92, पिछली बार फिटमेंट फैक्टर था 2.57, जबकि उस समय सीपीसी जो था 7th पे कमीशन में जो सीपीसी था वो था 14.3% और मैंने 8th में मान लिया है 20%। उसके बाद भी मैं आपको कह रहा हूं कि 1.92 हुआ है फिटमेंट फैक्टर। इसे समझिए दोस्तों क्या है, जिस वक्त 6th पे कमीशन खत्म हुआ यानी कि 7th पे कमीशन आया, उस वक्त हमारा जो डीए था वो था मेरे दोस्तों 125%। बस यही से खेल हमारा बदला है। उस समय जब 6th पे कमीशन खत्म होने के बाद 7th पे कमीशन लागू हुआ, उस समय हमारा जो डीए का था वो था 125% और अब आप देख रहे हैं हमारा जो डी है फिलहाल मैं संभावित मान रहा हूं कि 60% हो जाएगा, 60 या इससे 1-2% कम रहेगा, तो मैक्सिमम मैंने मान लिया 60%। उस समय जो हमारा फिटमेंट फैक्टर निकला था वो इस पर ज्यादा निर्भर था क्योंकि डीए बहुत ज्यादा था। अब देखिए हमारा उस समय का फिटमेंट फैक्टर जो 2.57 था वो कैसे निकला था। ठीक है दोस्तों, समझते हैं। पे हम 1 मान लेते हैं पहले की तरह, प्लस जो हमारा डीए था उसका 1% मानेंगे तो 1.25 हो जाएगा। दोनों को ऐड करके मेरे दोस्तों आएगा 2.25। ठीक है, क्लियर है। अब जो ये इन दोनों को ऐड करके आया है 2.25, अब हम इसका निकालेंगे 14.3%। 14.3 और प्रतिशत इसका आपने निकाला है 14.3% जो निकाला है मेरे दोस्तों वो आया है 0.32। जब आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा रिजल्ट में। अब वापस ये आपको 2.25 में ऐड करना है, तो 2.25 में जब आप 0.32 को ऐड करेंगे तो 2 और 5 7, 3 और 2 5 और 2 का 2, तो ये रिजल्ट आया है 2.57 जो कि 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था। तो ये यहां से आया है दोस्तों, उसका कारण था हमारा डीए। अब वर्तमान में हमारा जो डीए है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू उस समय। ठीक है दोस्तों, उस समय हमारा डीए था 125%, अब डीए है 60%, वो भी संभावित है, इससे कम ही भी रह सकता है, इससे ज्यादा तो होना मुश्किल है। इस वजह से हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है फिलहाल वो 2 से नीचे ही रहने की ज्यादा संभावना है। बाकी सरकार अगर आपके ऊपर मेहरबानी कर दे तो बल्ले बल्ले, नहीं तो ठल्ले ठल्ले, नहीं तो आपकी जो बेसिक पे है वो 1.92 संभावित जो है उसके अनुसार ही निकलेगी। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस फॉर्मूले के आधार पर होगी उसे मैंने अपने अनुसार बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि आपकी समझ में टॉपिक नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, मैं और अच्छे से इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।